अच्छा जी, पाइथन में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था जो कि आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, और वो था लिस्ट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोगों ने लिस्ट की काफ़ी रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स भी आपको बताई थी और काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश की थी कि लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जितनी असाइनमेंट्स आई हैं, मेरा ख्याल है हर असाइनमेंट में लिस्ट किसी ना किसी शक्ल में मौजूद थी। ठीक है जी, तो अब आपके पास लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो एसेंशियली क्या कॉन्सेप्ट था कि आपके पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, वो कलेक्शन जो है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। सही है, हर एलिमेंट उसके अंदर जिस भी टाइप का आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, ये दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर कि कलेक्शन होगी और उसके जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जो कि मिल के कलेक्शन बना रहे हैं उनकी टाइप्स फर्क हो सकती है। ठीक है, प्लस हमने ये किया था कि लिस्ट के अंदर अगर हमने 5 एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाई थी और उसके बाद फिर हमने कोशिश की कि उसकी 10वीं पोजीशन के ऊपर कोई चीज़ डालें तो वो हमें कौन सा एरर देता था? इंडेक्स एरर। ठीक है, लेकिन उसका इलाज हमारे पास था कि हम क्या करते थे, अपेंड कर देते थे तो लिस्ट बड़ी हो जाती थी। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा जहन में रखें, इसके ऊपर हम वापस आएंगे अभी कि नंबर एक, सारे एलिमेंट्स का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। हमने डाले थे कुछ बीच में स्ट्रिंग डाल दी, कुछ लिस्ट डाल दी, कुछ फ्लोट्स डाल दिए। ठीक है, इवन लिस्ट विद इन अ लिस्ट हमने डाली थी। ये सारा काम हम लोगों ने किया था। नंबर दो, साइज जो था वो फ्लेक्सिबल था। आपने कुछ चीज़ें उसमें से रिमूव कर दी, साइज छोटा हो गया। आपने उसकी चीज़ें अपेंड कर दी, साइज बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स थी जिसकी वजह से हमने कहा था कि मिसाल के तौर पे अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो हम शुरू में लिस्ट एम्प्टी रखेंगे, एडमिशन होते जाएंगे, लिस्ट बड़ी होती जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर आ गया था जिसके जरिए से आप रियल वर्ल्ड के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आज जो हम यहाँ पे C++ में कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हैं उसकी शक्ल लिस्ट जैसी है। ठीक है, जैसे लिस्ट में हम क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। लिस्ट में हम इंडेक्स के जरिए से रिट्रीवल करते थे, यहाँ भी इंडेक्स के जरिए से रिट्रीवल करेंगे। लेकिन इसको कहते हैं कि द रिजेम्बलेंस स्टॉप्स देयर। बस यहीं तक दोनों एक जैसे हैं कि दोनों की शक्ल एक जैसी है, दोनों के जो सेमेंटिक्स हैं वो भी फर्क हैं। ठीक है, और दोनों का जो इस्तेमाल है वो भी फर्क है। ठीक है, कि जिन मकासद के हल के लिए हम लिस्ट इस्तेमाल करते हैं उन मकासद के लिए हल के लिए हम ये कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते जो आज हम C++ का देख रहे हैं। ये इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि इसको देख के, चूंकि शक्ल दोनों की एक जैसी है, तो जहन में पहली बात ये आती है कि जो काम हम लिस्ट से किया करते थे वो हम इसके जरिए से भी कर सकेंगे। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसके ऊपर वापस भी आते हैं जब थोड़े इसकी तफसील में हम जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम है अरे। ठीक है, अरे C++ में क्या होता है, एसेंशियली इट्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सही हो गया, यहां तक दोनों ये और लिस्ट बराबर है। बस इसके बाद जो है सारी बातें अब फर्क होंगी। नंबर एक, इसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स का एक टाइप का होना जरूरी है। अगर कोई एक एलिमेंट इंट है तो सारे एलिमेंट इंट होंगे, अगर कोई एक फ्लोट है तो सारे के सारे फ्लोट होंगे। ठीक हो गया जी, तो ये एक बात होगी कि अरे के अंदर सारे एलिमेंट्स की टाइप एक होती है। नंबर दो, अरे का साइज जो है वो फिक्स्ड होता है। अगर आपने शुरू में कह दिया कि मेरे लिए एक अरे बनाएं ऑफ साइज 5, तो अब ये अरे सारी उम्र के लिए कहते हैं अबदुल आबाद तक ये 5 का ही रहेगा, ये 6 का नहीं हो सकता। इसके अंदर अपेंड का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अरे क्या चीज है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स एक जैसे होंगे और जो इसका साइज आपने एक दफा बता दिया वो बता दिया। तो अब देखें, अगर आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इसके अंदर रखना चाह रहे हैं और आपने कहा कि जी हमारे पास अब कितने स्टूडेंट्स आएंगे बैच 18 में, लेट से, अब हमें क्या पता बैच 18 में कितने स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, तो हम एक एस्टिमेट लगाएंगे, लेट से 150। ठीक है, या चलो थोड़ा सा दिल खुश कर लेते हैं, 200 लोग आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब 200 का फिगर हमने कह दिया, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल को सिर्फ 20 लोग आ गए तो वो बाकी की 180 जगह जो हमने रैम में अंदर पकड़ी हुई हैं उनके साथ क्या होगा? ठीक है, वो जाया होंगी, हमारा सिस्टम स्लो होगा। इस तरीके से एक प्रोग्राम ये है, अगर 3-4 प्रोग्राम्स ने अगर यही बेवकूफ़ी कर ली तो आपकी रैम जो है ऐसे भर जाएगी और आपके पास सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो आप ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। दूसरे एंड पे अगर आ जाए, अगर हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, हम कहते हैं जी 150, ठीक है, लेकिन अगर एडमिशन की कैंपेन अच्छी चली गई, 175 बंदा आ गया, तो बाकी 25 को कहाँ रखेंगे? उसकी हमारे पास स्पेस ही नहीं है। अरे बड़ा कर लें, अरे बड़ा कर नहीं सकते। ठीक है, तो वो डाटा डालने की जगह नहीं है हमारे पास। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आपको एक कैबिनेट दिया गया और कैबिनेट आपको 3 दिए गए, आप उसके अंदर कितनी किताबें रख सकते थे हम कैबिनेट में? 4। ठीक है, तो आप 12 किताबों तक रख सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप रखना चाहते हैं 13वीं किताब, तो वो 13वीं किताब रखने की जगह भी नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन आपको और कैबिनेट देती भी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं कि आप वो कर सकें। तो देखिए, इसकी वजह से एक सीवियर लिमिटेशन हमारे ऊपर आ गई है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका डाटा कितना है, जो कि अक्सर केसेस में, वाइड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, हमें पता नहीं होता। बात समझ आ रही जी? ये मैं आप लोगों को इस वजह से बताना चाह रहा हूं क्योंकि जब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर अरेज के ऊपर एक बहुत लंबा अरसा गुजारा जाता है। ठीक है, बहुत टाइम हम उसके ऊपर लगाते हैं, उसके ऊपर बहुत एग्जांपल्स करते हैं, तो स्टूडेंट्स के जहन में ये आता है जैसे सारी दुनिया के मसाइल अरे से हल होते हैं। ठीक है, अरे आपको
वो कहते हैं इन द वाइल्ड प्रोफेशनल लाइफ में जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं, अरे आपको गिनी चुनी चंद आधी % जगहों पे मिलेगा, ठीक है। नाम अरे बहुत दफा सामने आता है, लेकिन अक्सर जब हम बोलते अरे हैं तो उसे मुराद लिस्ट होती है। तो लिस्ट और अरे फर्क है, फंडामेंटल फर्क दोनों में क्या है, अरे इज फिक्स साइज, लिस्ट इज एक्सपेंडेबल, ठीक है। अगर आप सी में ही काम कर रहे हैं तो लिस्ट का इक्विवेलेंट एक और चीज है विच इज अ लिस्ट, बाद में आ जाएगी वो, आप लोगों को इंशाल्लाह मेरा ख्याल डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में पढ़ाई जाती है, वो आगे आ जाएगी। लेकिन जो हमने काम लिस्ट से किए थे वो सी की लिस्ट से करेंगे, सी के अरे से नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि शक्ल दोनों की एक जैसी है तो लोगों को देख के ऐसा लगता है कि जैसे हम वही लिस्ट वाले सारे फायदे इसे उठा सकते हैं। समझ आ रही बात की मेरी, ठीक है ना जी। तो ये मैं आप लोगों को शुरू में इस वजह से बता रहा हूं ताकि आप लोगों के जहन में ये रहे कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम जहन में आता है तो आप उसके ऊपर जबरदस्ती अरे फिट करने की कोशिश ना करें। लिस्ट के प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखे ना, वैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपके जहन में इमीडिएटली आएगा कि जी लिस्ट के इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे अरे चीज पढ़ी थी तो हम अरे के जरिए से उसको हल करते हैं, तो दैट इज द रॉन्ग सोल्यूशन, ठीक है। जो मसले आप पाइथन में लिस्ट से हल कर रहे थे वो सी में भी आप लिस्ट से ही हल करेंगे, अरे से हल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अरे इज फिक्स साइज। और लिस्ट में आप लोगों ने देखा ना, चाहे जो असाइनमेंट भी आपने देखी कहीं ना कहीं आपने अपेंड किया उसके अंदर, ठीक है। लिस्ट छोटी बड़ी हुई, ऐसा हुआ ही नहीं कहीं पे कि लिस्ट छोटी बड़ी ना हुई हो, ठीक है। तो जो हमने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको पहले से क्या पता मेरे कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे, ठीक है। आप पहले से तो नहीं कह सकते कि जी मैं फेसबुक पे हो सकता है बहुत पॉपुलर हूं तो मैं 5000 हर बंदे के लिए 5000 की मैं स्पेस एलोकेट कर दूं, ठीक है। पूरा सर्वर बैठ जाएगा, रिमूव भी नहीं हो सकता और ऐड भी नहीं हो सकता। 5 है तो बस 5 ही रहेगा। इसका एडवांटेज है अपना, इसके अपने एडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको कहा ना कि आधा %। तो कुछ जगह ऐसी हैं जिसके अंदर अरे को इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपको शायद ही कहीं पे नजर आए, ठीक है। मतलब जो हम कहते हैं ना, ये जो मैं प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग कहता हूं ना, वो मैं कहता हूं जो आम तौर पे जो हम नॉर्मल जो काम करते हैं, ठीक है, हमें वेब के काम मिलते हैं, क्लाइंट्स मिलते हैं, हमें जो यूजर्स के साथ जो हम काम करते हैं, अरेज का इस्तेमाल है लेकिन उन जगहों पे है जो कि आमतौर पे जिसके साथ यूजर की कोई इंटरेक्शन नहीं होती और बहुत लो लेवल काम होता है, तब अरेज फायदेमंद है कुछ जगहों पे, ठीक है। इनके अपने फवायद हैं, इस वजह से बनाए गए हैं, ठीक है। अरेज हम आईटीसी में क्यों आमतौर पर अरेज पे जोर दिया जाता है, क्योंकि हम लिस्ट पढ़ा नहीं सकते। मैं आपको शुरू में बताया था ना लिस्ट में कि लिस्ट चूंकि C++ में थोड़ा सा जरा सा बैकग्राउंड मांगती है, तो इस वजह से हम वो पढ़ा नहीं सकते, तो उसका इक्विवेलेंट हम पढ़ा लेते हैं अरेज। लेकिन तो यहां तक तो बात सही है, कोई बात नहीं, आपने अरे पढ़ा दिया, आपको कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स वाली बात पता चल गई, गुड। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ के आप ये कहें कि मैं अरेज के जरिए से वो मसाइल हल करूंगा जो मैंने लिस्ट के जरिए से हल किए थे, तो दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। तो सिर्फ ये चीज जहन में रखने की है, ठीक है, सही है। बाकी अरेज हम अभी देखेंगे, अरेज के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, वो आपको बताएंगे। लेकिन ये जहन में रखेंगे, मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं और वो अगर पहले तो उसी में काम करता नहीं है, लेकिन सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में या किसी उसमें तो एक काम जो कि अरे से नहीं है करने का, वो अरे से कर रहे होते हैं, हालांकि लिस्ट उनको आती है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि अरे उन्होंने शुरू में उनके जहन में बन गया होता है कि लिस्ट वाले काम अरे से होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा फलसफा था, इसको याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि अरे सी में कैसे काम करता है, इसकी लिमिटेशंस भी सामने आ जाएंगी। ये फवायद तो इसके शायद ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिलहाल समझ आने वाले नहीं है, लेकिन इतना समझने की ज़रूरत है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, ठीक है, डाटा टाइप सारों की सेम होनी चाहिए, एंड इट्स फिक्स्ड, ठीक है। ये फंडामेंटल 3 बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए अरेज के बारे में, सही हो गई जी। म्यूटेबल हैं, इनकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने 5 एलिमेंट्स लिए तो 5 के 5 एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन साइज इसका चेंज नहीं हो सकता, ठीक, सही है जी। अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं, पहले सिंटेक्स देखेंगे कि इसका सिंटेक्स कैसा है, ठीक है। तो सिंटेक्स इसका वैसा ही है जैसा कि लिस्ट का था, ठीक है, ऑलमोस्ट इसी वजह से कह रहा हूं कि शक्ल दोनों की एक जैसी है। लिस्ट में हम क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते थे, तो अरे में भी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स लग गए, स्क्वायर ब्रैकेट्स देखते साथ ही आपको पता चल गया कि ये एक अरे है, ठीक है। सी में लिस्ट की शक्ल कुछ और होती है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन बहरहाल उसकी बहस हम अभी नहीं कर रहे। यहां पे अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आते हैं तो दिस इज एन अरे, आपको ये पता चल गया। अब हमने कहा कि इसका साइज फिक्स्ड है, इसका साइज आप पहले से बताएंगे, ठीक है। तो इसका साइज आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में बताते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं कि एक अरे मेरे लिए बनाओ। जैसे हमने कहा इंट एक्स, तो एक्स क्या हो गया, बन गया सिर्फ मेमोरी में, उसकी वैल्यू नहीं पता। सर पाइथन में जब हम लिस्ट को देखते हैं तो उसमें उसकी डाटा टाइप लिस्ट होती है, जी जी, इसमें हम इंटीजर कर रहे हैं। इसमें देखिए 2 बातें हैं, पाइथन में जो पूरी लिस्ट है उसकी टाइप होती है लिस्ट, उसके अंदर पैरा एलिमेंट अगर इंटीजर है तो उस एलिमेंट की टाइप होगी इंट, दूसरा स्ट्रिंग है तो उस एलिमेंट की टाइप होगी स्ट्रिंग। तो इनकी डाटा टाइप्स एलिमेंट्स की फर्क हो सकती है, पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज ए लिस्ट। अगर लेंथ की पूरे की डाटा टाइप जी जी जी, वो तो लिस्ट ही होगी, जी जी, पूरे को देंगे तो पूरे एरे की डाटा टाइप, ये पूरा जो एरे है ना, इस एक मिनट मैं उसकी तरफ आता हूं,
इस पूरे अरे का नाम है ए, इसका साइज है 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं, और हमने कहा कि इसकी डाटा टाइप इंट है। तो यहां पे हम कहते हैं कि अरे की डाटा टाइप इंट है, लेकिन उससे मुराद यही होता है कि चूंकि इसके सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट्स की डाटा टाइप इंट है। ठीक है, तो आप अगर कहेंगे कि ये अरे है, तो आपको अगला सवाल ये पूछना पड़ेगा कि किस किस्म की डाटा टाइप है इसके अंदर। ठीक है, तो हम दो सवालों को एक ही सवाल में कर देते हैं कि भाई ये अरे इंट है या इंटीजर अरे है। ये तो इंटीजर अरे कहते साथ ही पता चल गया कि एक ये अरे है और इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सारों की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो इसलिए हम इंटीजर अरे कहते हैं। ठीक है, तो लिस्ट में ये बात क्यों नहीं थी, क्योंकि लिस्ट में हर एलिमेंट की टाइप फर्क होती थी, तो आप हर एक का अलग अलग पूछेंगे। आप पूरी लिस्ट को नहीं कह सकते कि ये इंट है या फ्लोट है, क्योंकि हर एक की टाइप अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यही जो दो फंडामेंटल फर्क मैंने आपको बताया ना, कि इसके अंदर डाटा टाइप सारों की एक जैसी होगी और ये फिक्स साइज होगा। ये सारे सवालों के जवाब आपको इन्हीं दो से मिलेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो हमने एक अरे बनाया जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 5। ठीक है, और इन सब की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। तो इसको कहते हैं कि दिस इज अ फिक्स साइज स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो हमने अरे का बनाया ये फिक्स साइज है। और दूसरी बात को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा पहले आपको वापस लेके जाएंगे कि इंटीजर x जब हमने किया था तो किस तरीके से किया था। हमने कहा इंट x, तो कंपाइलर गया, ठीक है, उसने जाके आपके लिए एक मेमोरी एलोकेट करवा दी। ठीक है, एक मेमोरी एलोकेट, एक जो एड्रेस का ब्लॉक था आपके पास मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, एक ब्लॉक आपके लिए उसने एलोकेट करवा दिया था। ठीक है, जब हमने लॉन्ग कहा था तो उसने कितने एलोकेट किए थे, 2। ठीक है, 2 एलोकेट किए थे, लेकिन वो दोनों मिला के एक लॉन्ग बन रहा था। वो हम ये नहीं कह रहे थे कि 2 इंटीजर उसने हमें दिए, उसने हमें 2 ब्लॉक्स लाके दिए, वो दोनों मिला के एक लॉन्ग बन रहा था। अगर हमने इंट कहा तो उसने जाके एक ब्लॉक हमारे लिए रिजर्व करवा दिया। ठीक है जी, अब हम कहते हैं लेट्स से इंट a ब्रैकेट के अंदर 2, तो इसका मतलब है कि एक अरे मुझे लाके दो जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स में डाल सकूं, 2। ठीक हो गया जी। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, जाएगा और ये 2 ब्लॉक्स आपके लिए एलोकेट कर देगा। ठीक है, और ये दोनों ब्लॉक्स साथ साथ होंगे। ये मेमोरी में जरूरी है कि दोनों साथ साथ होंगे। ठीक है, यहां पे अभी आज के लेक्चर में इसका फायदा हमें नहीं पता चलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, नेक्स्ट या उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इससे इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों साथ साथ होंगे। ठीक है, अगर हमने कहा कि इंट a और ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा 5, तो ये क्या करेगा, जाके 1 2 3 4 और 5 ब्लॉक्स आपके लिए रिजर्व कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये 5 के 5 ब्लॉक्स मिला के कोई एक वैल्यू नहीं लेंगे, हर एलिमेंट इसके अंदर अपनी अपनी वैल्यू लेगा। ठीक है, समझ आएगी बात की। अगर मैं इसको कहूं कि लॉन्ग a और 5, तो अब ये कितने ब्लॉक्स रिजर्व करेगा जी, 10, क्योंकि 2 एक के लिए, 2 दूसरे के लिए, 2 तीसरे के लिए, 2 चौथे के लिए और 2 पांचवे के लिए, तो टोटल 10 ब्लॉक्स। तो एक जितने भी एक एलिमेंट ने जितना साइज लेना है उतना, और इस तरीके से एक साथ मिले हुए उतने नंबर ये रिजर्व कर लेगा अपने पास। सही हो गया जी। तो मेमोरी में इस तरीके से ये हमारे पास सेव हो जाता है। सही हो गया। अब अगर इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे, हम इसको एक्सेस इस तरह करेंगे कि हम कहेंगे इंडेक्स, हम इसको देंगे a ऑफ 0 इज इक्वल टू 24। एग्जैक्टली वही सिंटेक्स है जो कि वहां पे लिस्ट का था। ठीक है, a के अंदर हम इसको देंगे इंडेक्स और हम इसको कहेंगे कि ये इसकी वैल्यू ये कर दो। ठीक है, समझ आ रही बात की। इसको पहले थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, बाद में करते हैं। तो इसको पहले देख लें कि फिक्स साइज है ये, और दीज आर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। कंटिन्यूअस कहते हैं मिले हुए एक दूसरे के साथ। ठीक है, दरमियान में गैप ना हो, उसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस होंगी, फिक्स साइज होंगी, सारे एलिमेंट्स का डाटा टाइप एक जैसी होगी। तो ये अरे की डेफिनेशन होगी। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तीनों पता होने चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, 0 बेस्ड इंडेक्स होता है, यहां पे बता दिया कि 0 से बात शुरू होती है। सही, लेकिन पहले असाइन नहीं करते हैं, पहले जो हमारे पास अभी करंट उनके अंदर वैल्यूज हैं उनको आउटपुट करते हैं। अभी क्या वैल्यूज हैं, हाँ, अभी हमने कुछ भी नहीं डाला। हमने क्या कहा, देखें दोबारा वापस यहां जाए, हमने उसको कहा कि जाओ और मेरे लिए एक 5 एलिमेंट के लिए, 5 एलिमेंट के एरे के लिए लोकेशन रिजर्व कर लो। ठीक है, उसने एलोकेट कर लिया आपके लिए। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5, ये ऐसा है जैसे आपने जाके एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि जी मुझे 5 कैबिनेट्स दे दें, उन्होंने आपको 5 कैबिनेट्स दिए। ठीक है, आप गए, आपने जाके चाबियां लगा के सारे कैबिनेट्स को खोला, तो इससे पहले जो बंदा इस कैबिनेट को इस्तेमाल कर रहा था उसने उसके अंदर टॉफियों के रैपर और चिप्स के पैकेट और पता नहीं क्या गंद वाला उसके अंदर सारा डाला हुआ है। वो जाने से पहले साफ करके नहीं गया। ठीक है, बंदे का बच्चा नहीं था कि पहले साफ करके जाता जब वो करता था। ठीक है, उसने खाली किया तो अपने काम की चीजें तो वो ले गया, लेकिन बाकी वहां पे कुछ गंद बला पड़ा हुआ है। सही हो गया जी। अब जो गंद बला पड़ा हुआ है वो साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। समझ आ रही बात की। अगर हम उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें और उसको लेके उसके ऊपर कोई नोट्स बनाना शुरू कर दें तो कोई बड़ी अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, समझ आ रही बात की। आपको ये मेमोरी जो एलोकेट की गई है, इस मेमोरी के अंदर पहले से कोई चीज पड़ी होगी। ठीक है, कोई बिट्स वगैरह इसके अंदर पड़े हुए हैं। सही,
अब आप अगर डायरेक्ट उनको इंक्रीमेंट करना शुरू कर दें तो ऐसा होगा जैसे आपने गार्बेज लिया और गार्बेज को आपने +1 करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो गार्बेज प्लस एनीथिंग इज ऑल्सो गार्बेज। समझ आ रही बात की? तो ये अभी करंटली जो इसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई है, हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है, वहां पे बाकायदा कोई वैल्यूज पड़ी हैं, बट दोज आर गार्बेज वैल्यूज, इनको साफ हमें करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है जी? बताने का सिर्फ मकसद ये कि अरे जब आप डिक्लेयर करते हैं तो वो खाली नहीं होता, आप खाली नहीं अज्यूम कर सकते, जीरोज नहीं अज्यूम कर सकते कि उसके अंदर जीरोज होंगे, कभी जीरो होंगे कभी नहीं होंगे, ठीक है? तो अभी रन करके आपको दिखाते हैं कि ये इसके अंदर एक्चुअल वैल्यूज पड़ी क्या हुई है, लेकिन उससे पहले देखेंगे हम इसको आउटपुट करेंगे किस तरह। ये मैंने एक सिंपल सा सी आउट कर लिया, ठीक है? इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग मैंने आउटपुट कर ली ताकि मुझे पता चले कि मैंने अभी तक असाइनमेंट की नहीं हुई, ये जो अभी आउटपुट आ रहा है। और हमने लूप चलाया 0 से लेके कहां तक? 4 तक, ठीक है? क्योंकि लेस देन 5 है, तो जब ये 5 हो जाएगा तो लूप खत्म हो जाएगा चलना, सही है जी? तो 0 से 4 तक लूप चल रहा है, ये बात क्लियर है सबको जी? अच्छा, अब हम यहां पे आए, हमने कहा सी आउट, और क्या करो, ए के इंडेक्स नंबर आई के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आउटपुट कर दो, ठीक है? समझ आइए? तो ये लूप कहां से जाएगा? 0 से लेके 4 तक। हम पहले आउटपुट करेंगे A0 और फिर एक स्पेस, तो A0 स्पेस, A1 स्पेस, A2 स्पेस, A3 स्पेस, A4, सही हो गया? 5 है तो लूप खत्म हो गया। जब लूप के बाद हम आए तो अब हम क्या करेंगे, एक दफा एंडल कर देंगे ताकि हम नीचे आ जाए। समझिए बात की? तो ये देखें, आखिर में एक दफा मैंने एंडल किया, दरमियान में मैंने एंडल नहीं किया। क्यों दरमियान में एंडल नहीं किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे एलिमेंट्स एक लाइन पे आए। अगर मैं एंडल कर देता तो एक एलिमेंट, दो, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट ऐसे आते हैं, ठीक? जबकि मैं चाहता हूं कि एक लाइन में आ जाए। ये बात क्लियर है जी? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसके अंदर कोई नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों किया। अच्छा जी, इसको रन करते हैं। सॉरी, ये देखें क्या होगा। बिफोर असाइनमेंट, ये देखें, ये कोई वैल्यू यहाँ पे आई है, ठीक है? अब हमें नहीं पता है क्या वैल्यू है, लेकिन ये पहले से पड़ी हुई थी वहां पे, ठीक है? यहाँ पे एक 1 पड़ा हुआ था, बाकी जगहों पे 0 पड़े हुए, चलो ठीक है, सही है। लेकिन वो कुछ गार्बेज वैल्यूज थी, तो अगर हमने उनको 0 समझ के इंक्रीमेंट करना शुरू कर दिया तो हमारी वैल्यूज गलत हो जाती, ठीक है? ये बात समझ आइए? तो अरे जब भी आप डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद अरे को पहले जाके आपको कोई ब्रश जाके उसको साफ करना पड़ता है, ठीक है जी? अपने लिए कैबिनेट को पहले साफ करेंगे, फिर उसके बाद अपनी चीजें उसके अंदर रखेंगे, ठीक है? हाँ, वो जो बंदा चला गया उसके पीछे हम बहुत बातें इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जाते हुए हम भी सफाई करके नहीं जाएंगे फिर, ठीक है? हम भी जाते हुए अपनी वैल्यूज छोड़ के जाएंगे, ठीक है? तो ये ख्याल रखें कि अगर मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे किसी बंदे का पासवर्ड सेव किया है, ठीक है, या आपने उसका क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे सेव किया है और जाने से पहले आप साफ ना करके गए और अगले आने वाले ने पता कर लिया कि आप कहाँ पे, आपकी कैबिनेट कहाँ पे था, तो वो आके आपका सेंसिटिव डाटा निकाल सकता है, ठीक है? तो जो सिक्योर जगह होती है, जो सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है, उसको साफ करना जरूरी है। ये सिरे से एक आईटीसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि मैं खुद सिक्योरिटी का बंदा हूं तो जबरदस्ती मैं फिट यहाँ पे उसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बात समझ आइए? डाटा पड़ा होगा, अगर आप चाहते हैं कि किसी और को डेफिनेटली ये नजर ना आए तो जाने से पहले सफाई करके जाए, ठीक है? सफाई का तरीका भी आपको बताते हैं कैसे साफ करते हैं कैबिनेट को, समझिए बाकी, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को बड़ा शौक है हैकिंग सीखने का, मैंने कुछ बता दूं। अच्छा देखिए, अब हम इसको, ये सफाई हम करेंगे किस तरह। पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पे आके अब इसको 0 एलिमेंट के ऊपर एक वैल्यू डाल देते हैं विच इज 24, ठीक है? अब आउटपुट करने से पहले, बिफोर असाइनमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आउटपुट करने से पहले मैंने क्या कर दिया है, 0 को मैंने 24 कर दिया। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो 0th एलिमेंट पे क्या आउटपुट आएगा, 24, ठीक है जी? क्लियर है यहाँ तक? मसला तो नहीं है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस रिटर्न को हटा देते हैं, और ये समझ आ रही है ना मैं रिटर्न क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अच्छा जी, ताकि आगे ना जाए। अब ये देखें, हम क्या करते हैं, अगेन वही लूप चलाते हैं, 0 से लेके कहां तक जाते हैं, 4 तक, ठीक? और क्या करते हैं, a ऑफ i को कर दें i इंटू आई, यानी a ऑफ 0 को कर दें 0 इंटू 0 0, a ऑफ 1 को कर दें 1 इंटू 1 1, a ऑफ 2 को कर दें 2 इंटू 2 4, a ऑफ 3 को कर दें 3 इंटू 3 9, और a ऑफ 4 को कर दें 4 इंटू 4 16, ठीक है जी? अच्छा, या हम ये कर सकते हैं कि अगर आप बिल्कुल सफाई करना चाह रहे हैं पहले और कुछ भी नहीं करना चाह रहे, तो आप इसको कहें कि सारों को 0 कर दो, ठीक है? तो नाउ एवरीथिंग इज क्लीन। तो अगर आपका कोई सेंसिटिव डाटा पड़ा है तो अपने अरे को खत्म होने से पहले, प्रोग्राम खत्म होने से पहले उस सारे को जाके 0 कर दें, ठीक है? तो दैट ऑलमोस्ट सिक्योर यू, ठीक है? ऑलमोस्ट। तो ये हमने क्या आउटपुट कर दिया यहाँ पे, 0 0 0 0 हो गई ये सारे, ठीक है? या अगर मैंने i इंटू आई किया हुआ था तो 1 2 3 नहीं 1 2 4 1 4 6 1 4 9 16, ठीक? सही हो गई जी? तो ये असाइनमेंट इस तरीके से। अब यहां पे तो मैं आपको सिर्फ सिंपल ये असाइनमेंट करा रहा हूं, लेकिन इसके बाद आप खुद समझ सकते हैं कि जो काम हम लोगों ने पाइथन में किए थे
बेसिक काम सिवाय अपेंड वगैरह के जो हमने लिस्ट के ऊपर किए थे। मिसाल के तौर पे आप ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर फला एलिमेंट कितनी दफा है, ठीक है, या इन सारों का सम जो एग्जिस्टिंग है उनका सम क्या है, या इनकी एवरेज क्या है, या इनकी लेट्स से और क्या हो सकता है इसके ऊपर आप क्या निकाल, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, वो सारे के सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? ठीक है, अच्छा, लेकिन ये याद रखेंगे कि वो सारे काम जिनके अंदर इनके साइज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और वो वाले काम भी नहीं कर सकते जिनके अंदर डाटा टाइप से एक से दूसरे एलिमेंट की फर्क थी। वैल्यूज ये हमने देखे ना यहाँ पे चेंज किया ना, कैसे चेंज किया कि ए ऑफ 0 को कर दो 24, वैल्यू चेंज हो सकती है ऑब्वियसली, अगर वैल्यू चेंज नहीं होंगी तो फिर तो बिल्कुल ही फालतू चीज हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है, तकरीबन। तो वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं, साइज नहीं चेंज हो सकता, साइज 5 एलिमेंट्स ही रहेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक और चीज जो देखने की है, इसको हमने आउटपुट कर लिया। अब यहाँ पे जरा देखें कि हम आफ्टर असाइनमेंट आउटपुट करना चाह रहे हैं, हम इसको कहते हैं कि 5 एलिमेंट्स तक ना जाओ, ठीक है, 15 एलिमेंट तक जाओ, यानी कि 0 से लेके 14 तक। तो जगह तो हमारे पास कितनी है, 4 तक है, 5 एलिमेंट्स है टोटल, ठीक है, 4 तक हम जाएंगे। ये बाकियों को जब आउटपुट करने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा, पाइथन क्या करता था, एरर देता था, ठीक है। अच्छा ये देखें ये क्या करता है, कहता है सही है, यहां पे जाएगा 0 आउटपुट कर देगा, 1 आउटपुट कर देगा, 2 आउटपुट कर देगा, 3 आउटपुट कर देगा, 4 आउटपुट कर देगा, 5 आउटपुट कर देगा, 6 आउटपुट कर देगा, ये जाता रहेगा, ठीक है, अनलेस कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम रोक दे कि क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मसला क्या हुआ देखें, यहां पे 2 बातें आपको पता चली। नंबर 1 कि आपको एरर यहां पे नहीं दिया जाएगा। तो अभी तक आप लोगों के जहन में शायद ये आ रहा हो कि सी आपको एरर काफी ज्यादा देता है, पाइथन कम एरर देता था। ऐसी बात नहीं है, सी का सिंटेक्स एक दफा आप साफ कर दें उसके बाद सी आपको हार्डली किसी चीज पे एरर देता है, कहता है लगे रहो जो करते हो करो, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस विल बी गार्बेज। अगर आपने ऊपर 5 साइज डिक्लेयर किया था और नीचे आके आपने क्या कहा कि ये कितना, में आपके जहन में आया कि शायद मैंने 15 किए थे, आप 15 तक करेंगे तो ये आपको बिल्कुल आउटपुट कर देगा। अब अगर आप इसका मैक्स निकाल रहे थे इस एरे का, तो मैक्स आपके पास ये इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी, वो 25 वाली जो वैल्यू है, विच विल बी कंप्लीटली गार्बेज, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो अब सी आपको एरर नहीं देगा, ये ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी कि आप 5 से ओवरशूट ना करें, समझ रही। वहां पे हमें इंडेक्स एरर आ जाता था ना कि भाई इंडेक्स नहीं है, ठीक है, तो वो इंसानियत थी उसकी कि वो हमें बता रहा था। सी कहता है आपने क्यों 15 लिखा है, आप जाने आपका काम जाने। तो सी अक्सर बातों पे आपको एरर नहीं देती है, ठीक है, समझ आ रही बात की, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि यहां पे आप 5 से ओवरशूट ना करें, ठीक है, यानी कि 4 से आगे ना जाए, बात समझ आई, ठीक है। कभी कभार इस तरह होता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रोक देता है कि नहीं बस अब आपने बहुत ज्यादा बेवकूफियां कर ली हैं, बस अब आप आगे नहीं जाएंगे, लेकिन सी नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। सी लैंग्वेज नहीं रोकती, उसकी एग्जीक्यूशन जो हो रही है मशीन के ऊपर वो होती रहेगी। कभी कभार अगर आप दूसरे प्रोसेस के अंदर घुसने की कोशिश करें, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन की मेमोरी में आप चले गए जो उसने एलोकेट की हुई है, तब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रोक देगा, ठीक, लेकिन वो होने तक काम आपने खराब किया होगा, ठीक है जी, समझ आ रही बात की, ठीक है। ये क्यों होता है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह चौथे सेमेस्टर में कि ये क्यों काम कर रहा है, ठीक है। और कुछ जो मैं कह रहा हूं कुछ केसेस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रोक देगा, वो क्यों होता है, उसके फवायद क्या है, नुकसान क्या है, वो सारी बातें आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ लेंगे। ये आपको पता चल गया कि भाई जहां ब्रेक लगानी है वहां ब्रेक आपने लगानी है, आपको एरर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। गलती करेंगे तो आप जाने आपका काम जाने। दिस इज नाउ ए 3rd लेवल सेमेंटिक बग, कि आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ठीक ठाक लेकिन आपको पता नहीं होगा कि रिजल्ट मेरा सही है गलत है, ठीक है। जबकि पाइथन में हमारे पास क्या चीज होती थी, जब वो एरर दे देता था तो दैट वाज एन इमीडिएट फर्स्ट लेवल एरर, आपको पता चल गया बस इसको रिजॉल्व कर लें, ठीक, समझिए बात की। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गए एरेज की पहली किस्म, ठीक है। अब वैसे तो एक ही किस्म है लेकिन जबरदस्ती हम 2 किस्में बना रहे हैं। एक किस्म क्या है कि आपके पास 0 1 2 3 हमने एक इंडेक्स इसको दिया और उसने हमें वो एरे वापस कर, उसकी वैल्यू वापस कर दी, ठीक है। पाइथन में जरा आप दोबारा रिकॉल करें कि हम लोगों ने पढ़ी थी लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। तो एक लिस्ट होती थी, हाँ नेस्टेड लिस्ट, वो भी कोई आसान नहीं है बोलना, नेस्टेड लिस्ट्स, ठीक है, सही हो गया, हाँ ठीक है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट, हाँ सही हो गया। तो अब आपके पास हम क्या करते थे कि हम कहते थे कि इस लिस्ट का नाम लेट्स से ए है, तो हम कहते थे ए ऑफ 0, तो उससे आप अंदर वाली एक लिस्ट आ जाती थी, और फिर आगे हम लिखते थे 1, तो उसके अंदर एलिमेंट नंबर 1 आ जाता था, ठीक हो गया। तो हम क्या करते थे, उसको 2 इंडेक्स देते थे। तो अगर आपके पास एरे के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट आ जाए तो इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल का क्या मतलब है, फंडामेंटली जो 2 डायमेंशनल एरे का मतलब है कि आप उसको 2 इंडेक्स देंगे, तो दिस विल बी काइंड ऑफ एन एरे विद इन एन एरे, ठीक है, एन एरे ऑफ एरेज। और अगेन उसूल ये है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एरेज में, बार वाले एरे के अंदर जितने भी एरेज हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स की डाटा टाइप सारी एक जैसी होगी,
ठीक है, समझ आ रही बात की जी? ठीक है, तो पहले इसको देखें, इसको हम डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे। इसको हम डिक्लेयर करेंगे, हम कहेंगे A23। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमने एक एरे बनाना है जिसकी 2 रोज होंगी, लेट्स से 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे आपके पास। ठीक है, तो एक रो और दूसरी रो, और एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये आपके पास बाकायदा एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, जिसको मैथमेटिक्स में आप लोगों ने मैट्रिक्स के नाम से पढ़ा होगा। ठीक हो गया? मैट्रिक्स करवाते हैं ये इसमें स्कूल में, स्कूल लेवल पे मैट्रिक्स करवाते हैं। कॉलेज में तो है, लेकिन वो फिर ट्रैक्स फर्क होते हैं, तो किसी ने पढ़ा किसी ने ना पढ़ा, लेकिन स्कूल्स में होता है मैट्रिक्स। अच्छा, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, किसने नहीं पढ़े हुए मैट्रिक्स? तुमने पढ़े हुए, ठीक है। नहीं भी पढ़े तो खैर हमें मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं चाहिए, लेकिन बात आसानी हो जाती है कि आप बताएं कि ये मैट्रिक्स है। अब जरा देखेंगे यहाँ पे जो 2 डायमेंशनल हम कह रहे हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसको 2 डायमेंशनल कहते क्यों हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। 2 डायमेंशनल अरे का क्या मतलब है कि आप इसको इस तरीके से एक मैट्रिक्स से बनाएंगे, एक इंडेक्स आप रो के लिए देंगे और दूसरा इंडेक्स आप कॉलम के लिए देंगे। ठीक है, जिस तरीके से आमतौर पे मैट्रिक्स में हम किया करते थे। सही है, तो अगर आप इसको कहें कि A0 of 0, तो A0 से 0th रो और 0th कॉलम, A0 of 1 तो 0th रो और कॉलम 1। ठीक है, A1 2 तो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, देखिए इसको डायमेंशंस कहते क्यों हैं। अगर ये बात नहीं समझ आए तो खैर इसको बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर, और बहुत जरूरत भी आपको फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो आपको फायदा कहीं पे होगा। आपके पास एक पॉइंट होता है, ठीक है, तो इस पॉइंट को, जो मैथमेटिक्स का पॉइंट होता है, इसको आप जरा से भी अगर अपनी पेंसिल को मूव करेंगे तो वो पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 0 डायमेंशनल। किसी भी एक्सेस पे अगर आप जरा सा भी मूव करेंगे तो ये पॉइंट नहीं रहेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी डायमेंशंस कितनी है? 0 है। एक पॉइंट को आप जरा सा भी मूव करेंगे तो वो पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक हो गया? अब अगर आपके पास एक लाइन है तो इसमें आप इस वाई एक्सेस के ऊपर, यूं लाइन है ना, एक वर्टिकल लाइन है, तो इसमें आप वाई एक्सेस के ऊपर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक एक्सेस के ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ 1 डायमेंशनल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। 1 डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि इस एक डायमेंशन में आप मूव कर सकते हैं। डायमेंशन से क्या मुराद है? फिलहाल आप यूं समझ लें कि एक एक्सेस है। ठीक है, तो एक एक्सेस के ऊपर आप मूवमेंट अगर कर सकते हैं तो इसको कहते हैं कि दिस इज अ 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सही हो गया? ज्यादा क्लियर है जी? जी, ये डायमेंशंस वाली बात। पॉइंट जो है दैट इज एक ऐसी एंटिटी है कि उसको, उसके अंदर आप जरा से भी मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर आप जैसी मूवमेंट करेंगे तो वो पॉइंट नहीं रहेगा, वो कुछ और चीज बन जाएगी। अगर आप यूं मूव करेंगे तो वो आर्क बन जाएगी, अगर आप यूं मूव करेंगे तो लाइन बन जाएगी। जो कुछ भी आप करेंगे उसके अंदर वो पॉइंट नहीं रहेगा, तो उसके अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपके पास नहीं है। ठीक है, बेसिकली पॉइंट बस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक ही रखें, आगे फिर फिजिक्स शुरू हो जाएगी। तो पॉइंट जो है उसके अंदर चूंकि आप पेंसिल को मूव नहीं कर सकते तो उसको हम कहते हैं कि 0 डायमेंशनल, इसके अंदर कोई फ्रीडम नहीं है आपके पास। लाइन जो है, अगर आपने लाइन एक बनाई हुई है तो उसके अंदर आप ऊपर नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, एक एक्सिस के अलॉन्ग आप अपने आप को मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको कहा जाता है 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये। सही हो गया? इसको अगर आप प्लेन बना लें, ठीक है, अगर आप इसको प्लेन बना लें तो प्लेन के अंदर आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप यूं करके पूरा उसके ऊपर शेप्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अप डाउन भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी मूव कर सकते हैं। तो नाउ दिस इज ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप एक इस एक्सिस पे मूवमेंट कर सकते हैं, एक इस एक्सिस पे मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? अब इस प्लेन को अगर आप वॉल्यूम बना लें, ठीक है, क्यूब बना लें, क्यूब कहते हैं लेकिन प्रॉपर नाम वॉल्यूम है, जिस तरह ये कमरा है, तो इसमें आप ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी मूव कर सकते हैं और फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स भी मूव कर सकते हैं। तो अब आप 3 डायमेंशन में मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसको कहा जाता है दिस इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सही है? अब इसके आगे 4 डायमेंशन जो होती है उसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इसी तरह आप समझ सकते हैं कि एक चौथी डायमेंशन कोई होगी, उसके अंदर भी हम मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली डायमेंशन में मूवमेंट करने का क्या मतलब है कि आपको मुझे एक नंबर बताएंगे कि 0 से मैं कितना दूर हूं। एक नंबर से आपने बता दिया। 2 डायमेंशन में आपने अगर मूवमेंट करनी है उसका मतलब क्या है कि आप मुझे बताएंगे कि एक्स एक्सिस पे कितना ऊपर जाओ, वाई एक्सिस पे कितना ऊपर जाओ। ठीक है, तो आपके पास एक जगह आ जाएगी। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल में आपको 2 नंबर्स के जरिए से पोजीशन बतानी पड़ेगी। सही? 3 डायमेंशनल अगर आपके पास हो जाता है तो फिर आप 3 नंबर्स के जरिए से मुझे बताएंगे कि ये पॉइंट किस जगह पर है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि ये कंप्यूटर इस कमरे में कहां पड़ा हुआ है, तो आप मुझे ये बताएंगे ना कि वहां से, लेट से उधर से शुरू करते हैं, तो 10 फुट इधर, ठीक है, 3 फुट इधर और 1.5 फुट ऊपर। 3 नंबर्स आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं इसकी लोकेशन पे पहुंचूंगा। जब तक आप 3 मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं इसके एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं पहुंच सकता। तो इसको हम कहेंगे कि दिस वॉल्यूम जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, दैट इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस चीज के अंदर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो खुद क्या है? 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो अब जरा अरेज के ऊपर वापस आ जाए कि अगर आपके पास 1 डायमेंशनल अरे है तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास 1 2 3 4 5
इस तरीके से यूं स्टैक हुए होते हैं ये सारे, ठीक है। और आप अगर इसको कहते हैं कि मुझे कोई एलिमेंट चाहिए, तो एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपके पास कितने वो होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, कितनी इंडेक्स देंगे आप इसको? एक मिनट, आपके पास यहां लिखते हैं, एक मिनट, वो जगह थोड़ी ठीक नहीं है। 0 1 2 3 4, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं ये 2 लिखा हुआ इस तक पहुंचूं, ठीक है। इस एरे का नाम है ए, एरे का नाम है ए, ठीक है। कोलन लिखता हूं ताकि पता चले कि कोड नहीं है। मैं कहता हूं कि मुझे पहुंचना है इस 2 तक, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? ए के स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखूंगा? 0 1 2 2 लिखूंगा मैं, लेकिन ये एक नंबर मैंने इसको दिया ना, जिसकी वजह से मैं अपने एलिमेंट तक पहुंच गया, ठीक। जबकि इस जगह पे अगर मैं कहता हूं कि इस 2 तक मैंने पहुंचना है, तो अब मुझे कितने नंबर से बताना पड़ेगा? 2 नंबर से। एक मैं बताऊंगा कि कौन सी रो, फिर मैं बताऊंगा कौन सा कॉलम। इस तरीके से 3 डायमेंशनल अगर ये आपके पास हो जाए, तो आप एक बताएंगे रो और एक कॉलम, और फिर आप ये भी बताएंगे कि उस कॉलम के अंदर जो 2 एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन सा वाला, ठीक है। तो यूं समझिए कि एक प्लेन है, ये है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 0 0 0 0 1 2, और एक प्लेन पीछे है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 1 1 1 1 1 5। तो ये 2 हो गए, ठीक है। ये मैं यहां बता रहा हूं 3 डायमेंशनल की, आपको समझने की जरूरत नहीं है, अभी तक कोई बात चल रही है, ना समझ आए तो खैर है। अगर आप कहते हैं कि मैंने इस 5 तक पहुंचना है, ठीक है, ये मैं यहां पे भी नहीं बना सकता, कहीं पे भी नहीं बना सकता, इसको यहीं पे देखें। यहां पे लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 0, और यहां लिखा हुआ है 0 1 1 1 1 1 5, ठीक। मैं इस 5 तक पहुंचना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? पहले बताऊंगा कि रो कौन सी है, ये पहली रो है कि दूसरी रो है? दूसरी रो है, तो मैं लिखूंगा a ऑफ 1 स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब इसके बाद कॉलम कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा 2, ठीक है। तो 1, फिर अगले स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया 2, और फिर अगले स्क्वायर ब्रैकेट में अब ये 2 चीजें हैं ना, जो अभी तक मैंने बताया कि सेकंड रो के अंदर इस कॉलम के अंदर, तो यहां पे ये 2 चीजें हैं ना, एक इस कागज पे, एक इस कागज पे। अभी इसके अंदर ये कागज इंडेक्स 1 पे, ये कागज इंडेक्स 0 पे है, तो अब मैं इसको कहूंगा 1। तो मैंने कहा a 0 नहीं, a1 2 और 1। दोबारा देखें एक मिनट, 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5, दोनों रख दिए यहां पे, ठीक है जी। कॉलम तो तीसरा है, तो 0 पेस्ट है ना, ठीक है। तो रो कौन सी है? ये वाली रो है ना, नीचे वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? रो नंबर रो की जगह पे हमने लिख लिया 1, सही है। कॉलम कौन सा है? 0 1 2, ठीक है। तो कॉलम की जगह पे क्या लिख लिया? 2, लेकिन यहां पे ये वाला 0 भी आ गया इसकी वजह से, और ये वाला 5 भी आ गया। तो अब इन दोनों को अगर आप देखें तो ये एक किस्म का एरे है, ऐसे लिखा हुआ है, फ्लैट नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक किस्म का एरे है ना, जिसकी ये 0 पोजीशन है, ये 1 है, और अगर आगे होता तो 2 3 होते, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन है? 1, तो वहां पे हमने लिख दिया 1, ठीक है। आप लोगों को जो समझने की जरूरत है वो ये 2 डायमेंशनल एरे तक है, कि इस 2 तक अगर आपने पहुंचना है तो आप लिखेंगे a का 1 और फिर 1, ठीक। 3 डायमेंशनल अगर समझ आता है तो कहीं पे आपके काम आ जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको इसकी जरूरत नहीं है जी। 3 डायमेंशनल आपके पास ये जितनी चीजें हैं सारी की सारी 3 डायमेंशनल, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशनल के अलावा काम ही नहीं कर सकते, ना हम 2 में काम कर सकते, ना हम 4 में काम कर सकते हैं, ठीक है। हम जितनी भी चीजों को देखते हैं सारी की सारी 2 डायमेंशनल। सही हो गई जी, ये बात समझ आ गई। अब जरा वापस आ जाएंगे, जो आपको समझने की जरूरत है तो वो दोबारा बता देता हूं। आपके पास एक 2 डायमेंशनल अरे है, इसका क्या क्या मतलब है? इसको आप यूं समझ सकते हैं कि अरे अरे अरे, ठीक है, और ये पूरी की पूरी चीज मिला के एक 2 डायमेंशनल अरे हो गया। इसके लिए आपको एक इंडेक्स देना पड़ेगा कि कौन सी रो पे जाना है, एक इंडेक्स देना पड़ेगा कि कौन से कॉलम पे जाना है, ठीक। तो हमने यहां पे बनाया एक 2 रोज और 3 कॉलम्स का अरे। सही हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं? इसको आउटपुट करना हम चाह रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दें इधर, हमने पहले ही कर दिया बिफोर असाइनमेंट उसी तरीके से जी। ये जो 2 डायमेंशनल ये होगा, ये मेमोरी में कैसे स्पेस करें? देखें, आपने कहा कि 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो एक रो इस तरह और दूसरी रो इस तरह, तो वो मेमोरी में इसी तरह जाती है, लेकिन हम समझने के लिए ऐसे करते हैं जैसे वो यूं है, ठीक है। मेमोरी में ऐसी जाती है वो सीधी, क्योंकि मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स आपके पास इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके अंदर सेकंड डायमेंशन मेमोरी में नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमारा उसके साथ फिलहाल काम नहीं है, जब काम आएगा तो फिर आपको खुद ही पता चलेगा मेमोरी में कैसे होती, लेकिन होती बेसिकली एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहां पे आपने कहा A2 और A3, सही है, यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम्स। अभी देखें, इसको हम आउटपुट करना चाहते हैं। अब सीधे तरीके से हम यूं करके नहीं जा सकते, क्योंकि 2 डायमेंशन में 2 इंडेक्स हमें देने पड़ेंगे किसी भी एक एलिमेंट तक पहुंचने के लिए, सही। तो यहां पे आगे देखें, पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लूप इनिशियलाइज किया जो कि जाएगा कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। क्यों? क्योंकि रोज हमारे पास कहां है? 0 से 1 तक है। तो पहला आउटर लूप लगेगा रोज के लिए, ठीक है। पाइथन में याद रखना, ये काम हम कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं, तो दोबारा यहां पे इसको देखें, यहां पे, ठीक है।
हमने क्या कहा कि 0 से लेके 1 तक, तो ये लूप करेगा रोज के ऊपर। जब एक रो में आप आ गए तो अब इस बात को भूल जाएं कि आप लोग बार किधर थे। ये लूप की बॉडी है, बार वाले लूप की ये बॉडी है, ठीक है। इसमें अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि हम और क्या कर रहे थे। 2 डायमेंशनल की अब जरूरत आपको याद रखने की नहीं है, हम एक रो में पहुंच चुके, ठीक है। अब एक रो में कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं, तो लूप कहां से कहां तक चलाएंगे? 0 से 2 तक, ठीक है जी। जिसको समझ आती भी है तो बोला करें, तो बोलने से आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी। अच्छा, तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0। हम यहां पे पहुंच गए। जे की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0। हम यहां पे आएंगे और इसको आउटपुट करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट को निकालने के लिए हमें 2 इंडेक्स देने पड़ते हैं। पहला इंडेक्स आ जाएगा कि कौन सी रो में है हम, और दूसरा आ जाएगा कि कौन से कॉलम में है। तो 0 0 को आउटपुट कर दो, ठीक। 0th रो के 0th कॉलम के ऊपर जो भी वैल्यू उसको आउटपुट कर दो। आउटपुट हम सी आउट कर रहे हैं, और अगेन उसी तरीके से हम एक स्पेस लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम एक कॉलम हमने आउटपुट किया, एक और कॉलम आउटपुट करेंगे, फिर एक और कॉलम आउटपुट करेंगे, फिर एक और कॉलम आउटपुट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम 3 कॉलम्स आउटपुट करेंगे ना, सही है। इस वजह से हम स्पेस लगा रहे हैं, एंड एल नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, सही हो गया। जब ये वाला लूप पूरा खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है कि हम कॉलम नंबर 0 से लेके कॉलम नंबर 2 तक जा चुके, ठीक है, और वो आउटपुट हो चुके स्पेसेस के साथ। आखिर में हम क्या करेंगे कि अब चूंकि रो खत्म हो रही है, तो रो खत्म करने से पहले एक एंड एल कर दो ताकि अगली लाइन पे हम आ जाएं, ठीक है। ये एंड एल करना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि पाइथन लगाया करता था, सी नहीं लगाता, ठीक है। तो हमने एक एंड एल कर दिया, और इसके बाद हम आउटर लूप में वापस चले गए। अब आई की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1। और यहां पे हम क्या आउटपुट करेंगे? इस 1 के अंदर ऐसा ही है जैसे यहां पे 1 लिखा हुआ है, ठीक। तो इस 1 के अंदर हम पहले 0, फिर 1 और फिर 2 को आउटपुट करेंगे। कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, सही है जी, क्लियर है। इसको रन करता हूं, फिर उसके बाद देखिए यहां पे रिटर्न लगा हुआ है। तो देखें अगेन थोड़ी सी गार्बेज वैल्यू है, लेकिन खैर इसको सही करते हैं। अभी ये आपके पास क्या है? 0 0 A0 0 A0 1 A0 2, और फिर यहाँ पे वही 2 स्पेसेस आई, और फिर एक एंड एल, ठीक। फिर लूप, आउटर लूप दोबारा चला। अब आई की वैल्यू 1 है, तो A1 0 A1 1 A1 2, 2 स्पेसेस और एंड एल, ठीक है जी, सही है जी यहां तक। अच्छा, अगर ये एंड एल मैं यहां लिख दूं तो क्या होगा? हर एलिमेंट के बाद, ठीक है। अभी हर रो के बाद कर रहा था, अगर मैं इस तरह कर दूं तो हर एलिमेंट के बाद एक न्यू लाइन हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ये ना लगाऊं, बिल्कुल सिरे से लगाऊं ही ना, कमेंट आउट इसको कर दूं, तो फिर क्या होगा? पहले एक रो आउटपुट हुई, फिर उसके आगे दूसरी रो आउटपुट हो जाएगी, क्योंकि मैंने न्यू लाइन नहीं किया। तो न्यू लाइन आपने वहां करनी है जहां पे आप चाहते हैं। हम कहां चाहते हैं कि जब एक रो का बाकी सारा आउटपुट हो जाए तो फिर न्यू लाइन करो। इस वजह से हमने आउटर लूप के आखिरी स्टेटमेंट ये लगाई है, ठीक है जी। ये जब प्रैक्टिस करें तो ये चीजें करके देखा करें फिर, ठीक है। चीजों को हटा के देखा करें, समझ आ रही है तो भी हटा के देखा करें, ठीक है, ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सही है जी, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं इसमें। अच्छा, अभी क्या करते हैं? अभी जाते हैं इसके अंदर वैल्यूज असाइन करते हैं। तो वैल्यूज हम क्या असाइन करना चाह रहे हैं? हम कहते हैं कि भाई हम इसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6। तो स्टार्ट हमने कहां से करना है? 1 से। तो हमने एक वैल्यू का वेरिएबल ले लिया जिसको हमने कह दिया वैल, और वही लूप हमने चलाया कि एक एक करके एलिमेंट तक पहुंचो। तो अब देखिए, ये आपको बार बार नजर आएगा कि जब भी आपने एरेस के ऊपर कोई काम करना होता है, 1 डायमेंशनल है तो आप एलिमेंट्स के ऊपर लूप चलाते हैं, 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल लूप चलाते हैं। आमतौर पर बस यही तरीका कार होता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल लूप लगा के आप एलिमेंट तक पहुंचते हैं, और फिर एलिमेंट के साथ जो कुछ भी करना है आप वो करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर 1 डालो, अगले एलिमेंट के अंदर 2 डालो, अगले एलिमेंट के अंदर 3 डालो, अगले एलिमेंट के अंदर 4 डालो, फिर 5 डालो और फिर 6 डालो, ठीक है, क्लियर है जी। तो हम लूप चलाएंगे, हम क्या कहेंगे कि A0 0 इज इक्वल टू वैल, ठीक। फिर हम वैल को इंक्रीमेंट कर देंगे। जब अगली दफा ये इधर लूप चल के यहां तक पहुंचेगा तो A0 1 हो जाएगा, उसको हम वैल डाल देंगे। वैल में भी क्या वैल्यू है? 1 थी, फिर 2 कर दिया था, अभी 2 है, अब 2 हमने डाल दी, फिर वैल को क्या कर दिया 3। हम पहुंचे A0 2 पे, अब वैल की क्या वैल्यू है? 3, हम इसमें 3 डाल देंगे। आउटर लूप चला अब, ठीक है। आउटर लूप अगली इटरेशन में आया, हम नेक्स्ट रो में आ गए। यहां पे A1 0 है, वैल की क्या वैल्यू है? ठीक है, किसी को याद नहीं पे तो बड़ा मसला नहीं है, लेकिन करेंगे इस तरीके से ताकि याद हो जाए। तो उसकी वैल्यू 4 है, ठीक है। हमने 1 2 3 डाला था, वहां पे 4 पड़ा हुआ है, 4 इसमें डाल दिया, ठीक है। वैल की वैल्यू हो गई 5, सही। यहां पे हम आगे आए, वैल की वैल्यू 5 थी, यहां पे 5 डाल दिया, उसको 6 कर दिया, यहां पे आए, इसके अंदर 6 डाल दिया, उसको 7 कर दिया। इस लूप से जब हम बाहर आएंगे तो वैल की क्या वैल्यू होगी? है जी 1 2 3 4 5 6 6 करने के बाद हमने वैल को इंक्रीमेंट तो कर दिया था ना, ठीक है। तो अब वैल की वैल्यू 7 होगी, ठीक है,
सही है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार पता होना चाहिए कि वैल की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक बात का जवाब दें कि यहाँ पे मैंने फॉर के बाद ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया, ये क्यों है जी? क्योंकि सर जो आउटर जो लूप है उसके अंदर एक ही है। क्या एक है? एक फॉर, उसकी स्टेटमेंट हाँ, ये लफ्ज सही है। देखें, आप लोगों को ये बताया था कि अगर कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट हो फंक्शन डेफिनेशन के अलावा और उसकी बॉडी में एक ही स्टेटमेंट हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये पूरा फॉर मिला के एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है? अलग से तो नहीं एग्जीक्यूट होगी ना, पूरी की पूरी एक साथ एग्जीक्यूट होगी, और ये एक ही स्टेटमेंट है, तो ये हम ये यहाँ पे ब्रेसेस छोड़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन इट्स अ रियली बैड आइडिया, ठीक है? ये किया नहीं करें, इस स्पेसिफिक केस में नहीं किया करें, ठीक है? इफ्स वगैरह में बेहतर है, लेकिन फॉर के लूप में चूंकि ये पूरी चीज आपको नजर नहीं आ रही तो थोड़ी देर बाद आपको समझ नहीं आएगी कि बाहर वाला लूप कहाँ खत्म हो रहा है और अंदर वाला लूप कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है? स्पेशली जबकि आपने इंडेंटेशन भी ठीक तरीके से ना की हो। थोड़ी देर पहले मेरा ब्रैकेट सही नहीं था तो मुझे यहाँ पे सोचना पड़ा कि ये ब्रैकेट किसका है, ठीक है? समझिए बात की, तो अलाउड है, मत करें, ठीक? इफ के केस में चूंकि आपको क्लियरली नजर आ रहा होता है कि हाँ जी ये इफ है और ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है? वहां पे भी अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कंपाउंड स्टेटमेंट जो कि बड़ी हो जाए तो फिर ब्रैकेट लगाएं, ठीक है? अगेन कंपाइलर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रीडेबिलिटी अगर आपके कोड की सही नहीं है तो कल को जाके आपको भी समझ नहीं आएगी, किसी और को भी समझ नहीं आएगी, एंड इट्स कंसिडर्ड बैड प्रैक्टिस, ठीक है? अच्छा जी, क्लियर हो गई जी, यहां तक मसला तो नहीं है? अच्छा, तो ये आपके पास हो गए 2 डायमेंशनल अरेज। इसके अंदर अभी हमने असाइनमेंट जब कर ली है तो असाइनमेंट के बाद इसी तरीके से हम इसको आउटपुट करते हैं। आउटपुट वैसे ही हम करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था कि आउटर लूप, इनर लूप, इसके अंदर हमने क्या किया, उस एलिमेंट को आउटपुट किया स्पेसिस के साथ, जब रो खत्म हो गई तो हमने एक एंड एल लगा दिया, ठीक है जी? और उसके बाद ये फंक्शन खत्म हो जाता है। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब इसी के जरिए से आप मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा कि उसमें फलां फलां और फलां फलां को माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो निकल आता है, उसका डिटर्मिनेंट निकल आता है। इस तरीके से आप इन्हीं बेसिक लूप्स के जरिए से वो सारे मकासद हल कर सकते हैं अपने, ठीक है? लेकिन ये मैट्रिक्स के अलावा आपको अरे हार्डली फिर कहीं पे नजर आएगा, जो मैं आपको पहले बता चुका, ठीक है? तो कोई मसला तो नहीं यहाँ तक? बताएं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करना है फिर रुकते हैं सर जी। जो उसमें असाइनमेंट मिली थी स्पिरल वाली, उसमें ये कांसेप्ट चल सकते हैं? कौन सी वाली? स्पिरल। हाँ कर सकते हैं, लेकिन हाँ कर सकते हैं काइंड ऑफ। अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पे हमने जो काम किया इसके अंदर हमारे पास 2 मेजर लिमिटेशंस थी, और वो पहली लिमिटेशन क्या थी कि सारे के सारे एलिमेंट्स की डाटा टाइप एक जैसी होनी चाहिए, सही है? अब फर्ज करें कि हम सेव करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड स्टूडेंट्स का, तो अब हमारे पास फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट के बारे में 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हम रखना चाहते हैं। नंबर 1, इस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, विच विल बी एन इंटीजर। नंबर 2, इसके असाइनमेंट में मार्क्स कितने हैं, विच विल बी अ फ्लोट, ठीक है? 2 बातें हम सेव करना चाहते हैं। टफ लक, अरे में हम नहीं कर सकते ये काम, ठीक है? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक इंट और एक फ्लोट हम अरे में नहीं डाल सकते। पाइथन में तो हमने आराम से डाल दिया था ना कि इधर इंटीजर है और इधर वो है, हमने स्ट्रिंग डाली, आगे उसके असाइनमेंट के मार्क्स डाले और आप लोगों को असाइनमेंट दे दी, ठीक है? आसान काम था। यहाँ पे हमारे पास अरे के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद नहीं है, ठीक है? तो पहले तो हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स डाल सकें, ठीक है? वो फिक्स साइज वाला मसला तो अपनी जगह पे, उसको फिलहाल छोड़ें, लेकिन पहले हम ये करते हैं कि डिफरेंट डाटा टाइप्स हम किस तरीके से करते हैं। समझेगी मसले की? समझेगी जी? तो हमने एक ही स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर भी डालना है और फ्लोट भी डालना है, 2 अलग अलग चीजें डालनी है, 2 अलग डाटा टाइप्स हमने डालनी है, ठीक? तो इसके लिए जो हमारे पास तरीकाकार इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं स्ट्रक्चर, शॉर्ट स्ट्रक्ट, ठीक है? तो स्ट्रक्ट जो है बेसिकली एक किस्म की क्लास होती है, एक किस्म की टेम्पलेट होती है, ठीक है? टेम्पलेट का लफ्ज इस्तेमाल, असल में दोनों अल्फाज टेक्निकल हैं। ये सांचा होता है, ठीक है? आप ये बताते हैं कि जी मैं स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहता हूं स्टूडेंट का। स्टूडेंट कैसा होता है? स्टूडेंट ऐसा होता है कि स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है और एक उसकी असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, बस। हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से बस स्टूडेंट में यही 2 बातें होती हैं और कुछ नहीं होता, ठीक हो गया? ये रोल नंबर, ये असाइनमेंट के मार्क्स। बात समझ आ रही जी? ठीक है? तो आप क्या करते हैं कि आप बताते हैं इसको कि भाई मेरे लिए एक स्ट्रक्चर बनाओ जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है? और इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं 2 बातें सेव करूंगा, एक उसके रोल नंबर, एक उसके मार्क्स। रोल नंबर की डाटा टाइप होगी इंटीजर, मार्क्स की टाइप होगी फ्लोट, ठीक? सही हो गया? तो ये बेसिकली आपने उसको क्या बताया कि मैं एक नई डाटा टाइप बनाना चाह रहा हूं। जैसे हमने कहा था ना कि इंटीजर एक डाटा टाइप है, तो हमने स्टूडेंट एक नई डाटा टाइप बना ली, एक किस्म की अपनी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमने बना ली। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से क्या मुराद है कि डाटा टाइप एग्जिस्टिंग नहीं है, बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं है, तैयार हमारे पास नहीं है, लेकिन हम बना रहे हैं। सही हो गया? तो बनाने का तरीकाकार क्या है कि आप क्या कहते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर जो जो चीजें आप रखना चाहते हैं वो आप यहां पे रख सकते हैं। सही हो गया जी?
हो सकता है कि आप इसके 5 असाइनमेंट्स के मार्क्स रखना चाहते हो तो आप कह देते हैं A1 मार्क्स, A2 मार्क्स, A3 मार्क्स, A4 मार्क्स, A5 मार्क्स। तो इसके अंदर आप जितनी चीजें डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन ये होगा फिक्स साइज का, ठीक है जी। वो मसला अपनी जगह पे, उसको छोड़ें। खैर, डाटा टाइप्स वाला मसला तो हमने हल कर लिया ना यहाँ पे, सही है। अब हम कहते हैं कि जी एक स्टूडेंट मैं बनाना चाहता हूं जिसका नाम होगा S1, ठीक है। तो जैसे हम लिखते थे इंट x, तो x एक वेरिएबल बन जाता था जिसकी डेटा टाइप होती थी इंट। तो यहां पे S1 एक वेरिएबल बन जाएगा जिसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रक्ट, ठीक है। और स्ट्रक्ट का नाम क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। तो डेटा टाइप आप लोगों ने बोला सही है कि हम एक S1 वेरिएबल बनाएंगे और उसकी डेटा टाइप होगी स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन वो एक स्ट्रक्ट है, इतना आपको पता होना चाहिए। सही हो गया जी, ले रहे हैं यहां तक। अब हम इसको एक्सेस किस तरीके से करेंगे? हम इसको इस तरह एक्सेस करेंगे कि हम कहेंगे कि स्टूडेंट1 डॉट, तो डॉट करने से हम यहां आ जाएंगे और फिर कहेंगे कि रोल नंबर। तो स्टूडेंट 1 का रोल नंबर है 1 और स्टूडेंट 1 के मार्क्स है 19.9, ठीक है। इस तरीके से हम एक और स्टूडेंट बनाते हैं, जिस तरह एक से ज्यादा इंट हम बना सकते थे तो एक से ज्यादा स्टूडेंट भी हम बना सकते हैं। स्टूडेंट S2 है, S2 के हमारे पास रोल नंबर है S2 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 2, ठीक है। और S2 डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 2.0, ठीक, सही है। और हम आगे इसको आउटपुट करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली उसी तरीके से हम आउटपुट करेंगे कि स्टूडेंट 1 हैज इतने मार्क्स और स्टूडेंट 2 हैज इतने मार्क्स, जी। ओके, सॉरी, स्पेलिंग भी गलत है। कहाँ पे रखें? गलत स्पेलिंग गलत। ओहो, स्टूडेंट पहले बताया करेंगे, ठीक है जी, सही है। तो ये देखें आपके पास अब एक तरीकाकार आ गया कि आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड कम से कम रख सकते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक अरे बना सकते हैं S, ठीक है, जिसके अंदर 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। वो मसला अपनी जगह पे ही है, ठीक है। फिक्स साइज का मसला अपनी जगह पे ही है। हम एक स्टूडेंट अरे बनाएंगे। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे होंगे स्टूडेंट के टाइप के। तो अब आप जाके कह सकते हैं कि S0 डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 45, ठीक है जी। वो सी आउट जो है बेसिकली 2.0 को 2 करके आउटपुट कर रहा है, उसके मार्क्स 2.0 ही हैं, वो फ्लोट ही है। लेकिन सी आउट कुछ चीज़ों को ज़रा चेंज करता है हमारे लिए, ठीक है, सही है जी, जी। जी जी, करके देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। क्या हम आउटपुट करें? यहाँ पे मार्क्स कर रहे हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, गार्बेज, ठीक। वही हिसाब है, उसने वहां पे गया, उसने वेरिएबल एलोकेट किया, वहां पे जो पहले से पड़ा हुआ था वो पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगेन देखें, एरर नहीं है कि जी आपने मार्क्स नहीं बताया मुझे, एरर बहुत कम देता है सी, ठीक है। अभी तक जो एरर्स आ रहे हैं आप लोगों को वो सिंटेक्स एरर्स हैं। सिंटेक्स एरर्स रिमूव कर दे तो इसके एरर्स अक्सर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और सी फिर इट होप्स कि आपने गलती ना की हो, ठीक है, सही है जी। सवाल? ठीक है जी, चलें इसको अभी रन करें। लेकिन ये ख्याल रखें कि आप लोगों को मैंने ये बताया कि नहीं बताया लास्ट टाइम कि प्रोग्राम ऊपर से नीचे तक शुरू नहीं करते सारे का सारा। आप लोगों को बोला मैंने? नहीं बोला। अगर बोला भी तो दोबारा सुने। देखें, अक्सर लोग जब कोड शुरू कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहे हैं कि ऊपर लिखते हैं जो कुछ भी लिखते हैं और बस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम करने का कभी भी तरीका ऐसा नहीं है। पाइथन में हम लोगों ने ये काम इस वजह से किया था क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में आप एक बात उसको करते हैं, वो आपको फौरन जवाब देता है। कहीं पे गलती होती है तो उधर ही आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो हम लाइन बाय लाइन जा सकते थे, यहाँ पे आप लाइन बाय लाइन नहीं जा सकते। ये कंपाइल्ड प्रोग्राम है। आप जब भी कोई मजमून लिखना शुरू करते हैं तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो मत लिखें, लेकिन मजमून ऐसे नहीं लिखा जाता कि ऊपर से आप शुरू हो जाते हैं और नीचे तक आते हैं। आप पहले बैठ के सोचते हैं कि मैं क्या लिखूंगा, किस बारे में क्या बात करूंगा, एक फ्लो बनाते हैं, फिर बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो वो तरीका देखें कि कोड करने से पहले क्या करना है। आप पहले जो है तो हैश इंक्लूड लिखें आईओस्ट्रीम, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप सी आउट करेंगे ही ना, और अगर नहीं भी करेंगे तो खैर ये आपको कुछ नुकसान नहीं देता। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये तो लिखेंगे, ठीक है। ये तो जैसे ही आप सुबह उठें तो पहले ये लिखें, सही हो गया। अब उसके बाद आपके पास सी के अंदर एक फंक्शन जो है उसका होना जरूरी है जहां से एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होती है। अगर वो नहीं है तो आपकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, ठीक है। वो है मेन, तो मेन जरूर लिखेंगे, ठीक है। मेन जरूर लिखेंगे। और चूंकि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है तो यहाँ पे रिटर्न 0 भी जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी है, ये हर प्रोग्राम में होगा। अगर प्रोग्राम में नहीं है तो दैट इज नॉट अ वैलिड सी प्रोग्राम, ठीक है। ये तो जरूर लिखेंगे पहले। जब भी कोडिंग स्टार्ट करें तो पहले ये लिखें, सही। कंपाइल करें इसको, देखिए मेरे से यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होगी, कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है।
जब ये ठीक हो जाए, ठीक है, एक कंट्रोल F5 है, F11, F9 है, जो भी है, एक की प्रेस है आपके पास, ठीक है, लेकिन आपको आसानी होगी इसे, ये करें। फिर उसके बाद आगे जाएं। अब देखें हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, हमारे फंक्शन का क्या नाम है, अरे टेस्ट, ठीक है। मेन के अंदर मत शुरू हो जाया करें, ठीक है, बहुत गलत हैबिट है ये कि आप मेन के अंदर शुरू हो जाते हैं। आपने जो भी काम करना है उसको कंपार्टमेंटलाइज करें, एक जगह पे रखें, एक फंक्शन बनाएं, उसके अंदर काम करें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि अभी मैं ये काम कर रहा हूं, अभी मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले एक फंक्शन बनाए, हमारे फंक्शन का नाम है void array test, ठीक हो गया। फंक्शन की बॉडी बनाएं, एम्प्टी बॉडी है, चूंकि void है तो इसके अंदर कोई रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। इसको दोबारा कंपाइल करें, इंश्योर करें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई, सिंटेक्स एरर कोई नहीं है। जब ये हो जाए इंश्योर, उसके बाद फिर यहां पे आए और दोबारा एक सी आउट लिखें, ठीक है, वैसी एक सी आउट लिखें, टेस्टिंग, सही है। दोबारा इसको कंपाइल करें, इंश्योर करें कि अभी तक सब कुछ सही है। जब सब कुछ सही हो गया, अब आप नया कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़ा है वो इसके आगे करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप वो कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ नहीं आया, आप ऊपर से नीचे तक लिखना शुरू कर देते हैं। एरर अब आपको नहीं पता कि एरर ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, मुझे आज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, या मेरे सिंटेक्स को एरर है, कहीं पे सेमीकोलन मिसिंग हो गया है, आपको कुछ पता नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली ब्लाइंडली काम कर रहे होते हैं फिर। तो इस तरीके से जब आप जाएंगे तो आपको ये गारंटी है कि यहां तक सब कुछ सही है। अब इसके बाद जो आपने कोड लिखा, एरर उसके अंदर है, ठीक है। आप लोगों को जो असाइनमेंट में भी मार्कर्स देते हैं तो वो इस वजह से देते हैं ताकि आप लोगों को उन मार्कर से कुछ भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ इतना होता है कि आपको ये पता होता है कि एरर अगर कोई आया तो इस जगह पे है, ठीक है, सिवाय जो करंट असाइनमेंट चल रही है उसमें तो मेरा कसूर है। लेकिन उसके अलावा आमतौर पर आप लोगों को पता होगा कि भाई मैं मार्कर्स के अंदर ही देखूं, आगे पीछे मुझे देखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही बात की? तो ये तरीकाकार है, ये काम जरूर करें और स्टेप बाय स्टेप कंपाइल करते जाएं, ठीक है। कोई भी रिस्पेक्टेबल प्रोग्रामर इस तरीके से काम नहीं करता कि ऊपर से कोड लिखना शुरू करे और नीचे तक आए, ठीक है। हमेशा इस तरीके से होता है कि कुछ यहां लिखें, कुछ नीचे लिखें, कुछ वापस आए, इस तरीके से करें, ठीक है। अभी इसमें क्या मसला है, कोई मुझे बता सकता है? जब आप ये रन करेंगे जी, अभी ये जब आप रन करेंगे तो आपको टेस्टिंग आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि भाई कहीं पे कुछ गलती हुई है मेरे से, ठीक है। क्यों? कि मैंने मेन में कॉल नहीं किया, ठीक है। तो अरे समझने की आपको जरूरत ही नहीं इस वक्त तक, ठीक है। तो आपने अरे टेस्ट जब यहाँ पे कॉल लिख ली तो अब चूंकि आउटपुट आ जाएगा तो यू आर नाउ प्रोवाइडेड द गारंटी कि हाँ जी यहां तक सब कुछ सही है। समझ आ रही बात की? तो तरीका ये होता है, इंक्लूड्स करें, मेन का फंक्शन पहले बनाएं, फिर अपना फंक्शन बनाएं, उसको कॉल करें, वहां पे एक सैंपल आउटपुट लगाएं, ठीक है, डमी आउटपुट लगाएं, ताकि आपको इंश्योर हो जाए कि ये कोड सही है। उसके बाद फिर नया कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी करना शुरू करें, ठीक है। ये मैं आप लोग, मेरा ख्याल है आखिरी सेक्शन है जिसको मैं बता रहा हूँ, लेकिन करता कोई भी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद लोग मुझे आगे कहते हैं कि सर ये तो एरर दे रहा है कि फाइल नॉट फाउंड, और ये वो मेन का फंक्शन किधर है, वो मेन का फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो मेहरबानी करें कि ये जो तरीका बताता हूँ तो इसके ऊपर एक दो दफ़ा अमल किया करें। जब अमल एक दो दफ़ा कर लें फिर उसके बाद फ़ायदा ना नजर आए तो हो सकता है कि ये तरीका आप लोगों के लिए बेहतर ना हो, मत करें बेशक, लेकिन एक दफ़ा करके देखें, ठीक है। उसके बाद आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि भाई सर का ये तरीका है, सर को फ़ायदा होता होगा, मुझे नहीं होता, मैं नहीं करता, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा करके देखेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।